सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 30वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने यह देखा कि मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को एकाधिकार दिए थे, यज्ञ करने का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार और दान लेने का अधिकार। ये एकाधिकार ब्राह्मणों के लिए ही संरक्षित थे और ब्राह्मण ही इस कार्य को कर सकते थे। अब आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ब्राह्मणों को कुछ विशेष अधिकार भी मनुस्मृति ने प्रदान किए थे। तो वो कौन कौन से विशेषाधिकार है, उन्हें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, मनुस्मृति लिखने के पीछे ब्राह्मणों का 5वां मुख्य मकसद था ब्राह्मणों को विशेषाधिकार देना। मनुस्मृति ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार देती है। विशेषाधिकारों में मनुस्मृति के श्लोक नंबर 8.9 में कहा गया है कि यदि राजा अभियोगों, यानी जो कानून के मामले आते, वाद विवाद के मामले आते, यदि राजा अभियोगों की जांच या निर्णय स्वयं नहीं करता है तब उसे इन अभियोगों पर विचार करने के लिए विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। तो मनुस्मृति ये आदेश देती है कि अगर कोई राजा और उसके राज्य का राजकाज में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है और कानूनी मामले आते हैं या किसी के ऊपर कोई अभियोग चलता है और राजा अगर उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, राजा की देखरेख में अगर वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो राजा ने किसी विद्वान ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त करना चाहिए। इसका मतलब राजा ने किसी विद्वान ब्राह्मण को जज बनाना चाहिए, जज के पद पर नियुक्त करना चाहिए। ये मनुस्मृति कहती है। इसी के आगे इसी से जुड़ा हुआ दूसरा श्लोक है 8.10। इस श्लोक में क्या कहा है कि ऐसा व्यक्ति, यानी राजा ने जिसको नियुक्त कर दिया, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने श्रेष्ठतम न्यायालय, यानी अगर मान के चले कि उस समय का सुप्रीम कोर्ट, उस राज्य का सुप्रीम कोर्ट, तो श्रेष्ठतम न्यायालय में 3 निर्धारकों के साथ आएगा एवं राजा के सम्मुख बैठकर या खड़े होकर पूर्ण विवेचन करेगा। इसका मतलब यह है कि राजा जिसे जज के रूप में नियुक्त कर रहा है उस विद्वान ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण ने क्या करना चाहिए, उसने 3 निर्धारकों के साथ में आना चाहिए और राजा के सामने उस केस की विवेचना करनी चाहिए। उस केस के बारे में उसका क्या मत है वो राजा को बताना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण राजा के सामने खड़े होकर अपनी बात बताए, चाहे बैठकर बात बताए। तो ये जो विशेषाधिकार है, तो मनुस्मृति ने ये ब्राह्मण को ही विशेष अधिकार दिया कि राजा अगर किसी अभियोग की सुनवाई नहीं करता है तो उसने केवल मात्र ब्राह्मण को ही उसके लिए नियुक्त करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण शब्द जरूर इसमें जोड़ा है कि विद्वान ब्राह्मण को इसके लिए नियुक्त करना चाहिए। तो एक प्रकार से मनुस्मृति ने जो न्यायाधीश का पद होता है या जो न्याय व्यवस्था होती है, उस न्याय व्यवस्था का प्रमुख ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए, ये बात मनुस्मृति करती है और ब्राह्मणों को न्यायाधीश बनने का विशेषाधिकार देती है। ब्राह्मणों को जो दूसरा विशेषाधिकार मिला वो आर्थिक आधार से जुड़ा हुआ है, आर्थिकता से जुड़ा हुआ है। तो मनुस्मृति ब्राह्मणों को आर्थिक रूप से कैसे विशेषाधिकार देती है, उन्हें हम आगे के इन श्लोकों से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें श्लोक नंबर 8.37 यानी 8.37 है। इस श्लोक में कहा गया है कि जब किसी विद्वान ब्राह्मण को कोई निधि मिल गई तो वह उस संपूर्ण निधि को ले सकता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। इसका मतलब मनुस्मृति ये नियम बनाती है कि अगर ब्राह्मण को कोई निधि यानी कोई पैसा, धन, दौलत कुछ भी अगर उसे मिल जाता है
तो उस चीज का मालिक स्वयं ब्राह्मण ही होगा और कोई उसका मालिक नहीं होगा, चाहे वो किसी की भी वस्तु हो। अगर वो ब्राह्मण को मिल गई तो वो उसका मालिक ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्येक वस्तु का मालिक होता है। तो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को आर्थिक रूप से यह विशेषाधिकार दिया कि किसी भी निधि के ऊपर वो कब्जा कर सकता है और वो उसका मालिक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं सभी प्रकार की वस्तुओं का स्वामी है, मालिक है। अगला श्लोक जो आर्थिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को देता है वो ये है, 8.38 इस श्लोक में कहा है कि राजा को भूमि में गड़ी हुई कोई निधि मिल गई तो उसने आधा भाग ब्राह्मणों को देना चाहिए और आधा राजकोष में जमा करना चाहिए। मतलब आप देखिए कि राजा से ज़्यादा अधिकार ब्राह्मण को दिए, यानी जब ब्राह्मण को कोई निधि मिल जाएगी तो वो सारी की सारी निधि ब्राह्मण रख सकता है, क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु का मालिक है, स्वामी है। लेकिन वही अगर राजा को कोई निधि मिल गई, गड़ी हुई कोई निधि मिल गई, गड़ा हुआ कोई धन मिल गया, तो उसका आधा भाग उसे ब्राह्मण को देना होगा और आधा भाग अपने राजकोष में जमा करना होगा। वही अगर ब्राह्मण को कोई गड़ा हुआ धन मिल गया तो उसे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजा को अगर मिला तो उसे आधा भाग ब्राह्मण को देना होगा और आधा भाग अपने राजकोष में जमा करना होगा। इसका मतलब मनुस्मृति ब्राह्मण को राजा से भी ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा उसको अधिकार देती है। यह आर्थिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को दिया गया। तो अगला श्लोक 9.323 ये क्या कहता है, इसे हम देख लेते हैं। ये कहता है कि राजा अनुभव करता है कि उसका अंत निकट आ रहा है तो उसे अपना समस्त धन ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए, अपना राज्य पुत्र को सौंप देना चाहिए और खुद युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना चाहिए। तो मनुस्मृति का ये श्लोक ये कहना चाह रहा है, या ये नियम ये राजा के लिए ये नियम बनाया गया है और वो राजा को आदेश दे रहा है मनुस्मृति कि जब राजा को ऐसा लगे कि उसका अंत समय निकट आ रहा है। अब राजा के जीवन में अंत समय निकट कब आएगा? एक तो युद्ध भूमि के समय, या तो फिर नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से मौत होती है वैसे। तो युद्ध भूमि में भी अगर अंत समय निकट आने जैसा अगर राजा को महसूस हो, या ऐसे नैसर्गिक रूप से भी अगर उसे ऐसा लगे कि मेरा समय जो है वो अंत समय निकट आ रहा है, तो उसने क्या करना चाहिए? तो उसने अपनी सारी धन संपत्ति ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए और अपना राजपाट यानी खाली राजपाट वो अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए और खुद युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें भी राजा को ये आदेश दिया गया है कि ब्राह्मणों को सारा दान दक्षिणा कर देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। तो ये आर्थिक रूप से विशेष अधिकार ब्राह्मणों को दिए और किसी को दान देने की बात नहीं कही है, केवल ब्राह्मण को दान देने की बात कही है। अगला श्लोक कहता है कि 9.188 ये श्लोक नंबर है, उसमें कहा गया है कि किसी भी उत्तराधिकारी के ना होने पर ब्राह्मणों ने उसे आपस में बांट लेना चाहिए, जो वेदों में पारंगत हो, पवित्र हो, संयमी हो। ये श्लोक ये कहता है कि अगर कोई राजा है और राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उत्तराधिकारी नहीं होने पर ब्राह्मणों ने उस धन संपत्ति को, उस असेट को ब्राह्मणों ने आपस में बांट लेना चाहिए और उन ब्राह्मणों ने आपस में बांट लेना चाहिए जो वेदों में पारंगत है, पवित्र है और संयमी है। ऐसे ब्राह्मणों ने उस असेट को आपस में बांट लेना चाहिए। ये नियम कुछ अंग्रेजों के समय, जैसा हमने जब 6वीं 7वीं क्लास में थे तो डलहौजी का नाम सुना था। डलहौजी ने शायद एक नियम निकाला था कि अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य अंग्रेजों के राज्य में शामिल हो जाएगा। ये लगभग उसी तरह का नियम मुझे लग रहा है कि ब्राह्मणों ने कहा कि अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो धन संपत्ति है, उसका जो सब कुछ है, वो संयमी और वेदों में विद्वान ब्राह्मणों ने आपस में बांट लेना चाहिए। तो ये केवल ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, ब्राह्मणों को ये विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब अगला जो विशेषाधिकार है वो है 9.189 यानी इससे जस्ट आगे।
ये 9.188 था, जिसमें ब्राह्मणों को धन संपत्ति आपस में बांटने की बात की गई है। इसका जस्ट अगला है 9.189। तो इस श्लोक में क्या कहा है कि ब्राह्मण की संपत्ति राजा ने कभी नहीं लेनी चाहिए, यह एक निश्चित नियम है। मतलब आप देखिए कि एक तरफ राजा का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो ब्राह्मणों ने उसकी संपत्ति को आपस में बांट लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ राजा ने कभी भी ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। यानी ब्राह्मण का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तब क्या होगा, तो नहीं, फिर ब्राह्मण की संपत्ति मत लो। लेकिन राजा का अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर ब्राह्मणों ने आपस में उस संपत्ति को बांट लेना चाहिए। तो मनुस्मृति जो है इस तरह के कानून बनाकर ब्राह्मणों को विशेषाधिकार देने का कार्य मनुस्मृति ने किया, ताकि ब्राह्मणों का समर्थन मनुस्मृति को मिल सके। और मनुस्मृति जो वर्ण और जाति के आधार पर व्यवस्था को प्रस्तापित करना चाहती थी, मूल मकसद उसका वर्ण और जाति के आधार पर व्यवस्था को प्रस्तापित करना और भारत के बौद्ध समाज को गुलाम बनाए रखना था। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों का समर्थन चाहिए था, और सभी ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के लिए वो ब्राह्मणों को एकाधिकार और विशेषाधिकार देने का काम करती है।